हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशल रेलवे एग्ज़ाम के लिए है क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर जाए, यहाँ से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। साथ ही आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड होके वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ और सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल की होती है? वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी एसएससी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर कंडक्ट की जा रही है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। 18 जनवरी से शुरू हो चुकी है फ्री प्रैक्टिस CYQ टेस्ट सीरीज, जिसमें क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे सब्जेक्ट में से डेली करवाए जा रहे हैं करंट ईयर के क्वेश्चन देश के टॉप एजुकेटर के द्वारा। और इस टेस्ट का एनालिसिस भी करवाया जा रहा है सेम डे स्पेशल क्लासेज में, जो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपकी करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए 18 जनवरी से शुरू हो चुका है फ्री डेली करंट अफेयर्स स्कोर बूस्टर सीरीज, इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन एसएससी टेस्ट सीरीज प्रतियोगिता मंत्रा सर ये सभी टेस्ट सीरीज कवर कर रहे हैं। और फिर बात करें आपके सुपर प्लेटिनम फ्री सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें सेक्शन वाइज आपकी मॉक टेस्ट होने वाला है। ये 25 जनवरी से कंटिन्यू हो रही है। इसमें 5 मॉक टेस्ट है, जिसमें प्रतियोगिता मंत्रा सर रीजनिंग, जीके, क्वांट्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट में कंडक्ट करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाकी जो भी अनअकैडमी पर न्यू है और प्लस सब्सक्रिप्शन में एनरोल करना चाहते हो तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो TTGK कूपन कोड से। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इसका सही आंसर होगा 576 मेगापिक्सल, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, मनुष्य की आंख होती है 576 मेगापिक्सल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नेक्रोसिस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। किसी चोट या विष या तनाव के असर से जब कोशिका की मृत्यु होती है तो इसे कहते हैं नेक्रोसिस, जबकि आंतरिक कारण से होने वाली कोशिका की मृत्यु को कहते हैं एपोप्टोसिस। तो आपको दोनों को याद रखना है। अगर बाहरी कारण से कोशिका की मृत्यु होती है तो इसे कहते हैं नेक्रोसिस, जबकि आंतरिक कारण से होने वाली कोशिका की मृत्यु को कहते हैं एपोप्टोसिस। एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। अब कोशिका की बात हुई है तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जीवधारियों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका, और कोशिका की खोज हुई है 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है बोतल के क्वार्क में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस में की गई थी? तो आपको याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी बोतल के क्वार्क में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान ने, और यह प्रतिपादन दिया था 1838-39 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका है न्यूरॉन। अब आपको बताना है न्यूरॉन शरीर में कहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूण स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा द्विकोर की, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ाने में मदद करती है? तो इसका सही आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में डैश में स्थित होता है। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए आवश्यक होती है। तो इसका सही आंसर होगा आयरन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके? तो इसका सही आंसर होगा रक्षक मेखलाएं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरिस फेरिटिमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंचुआ,
तथा हीरोडिनेरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त सूचक जोंक किस संघ का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा एनिलिडा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया, यानी उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा निर्वात, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य से प्रकाश को धरती पर पहुंचने में 8.15 मिनट लगता है, यानी 8 मिनट 15 सेकेंड लगता है। कई बुक में इसका आंसर दे रखा है 8 मिनट 16 सेकेंड, तो आपको एग्जाम में इन दोनों में से एक मिलेगा, तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हो। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश के वेग में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको याद रखना है, अगर माध्यम या मीडियम के तापमान में वृद्धि की जाती है तो प्रकाश के वेग या गति में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका सही आंसर होगा आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव की आंख पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मानव की आंख पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्रदान में आंख के कोर्निया हिस्से को दान किया जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं मायोपिया। यदि कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ पे देखो उल्टा है, अगर दूर की वस्तुओं को नहीं देख रहा तो इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। अगर पास की वस्तुओं को नहीं देख रहा तो इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। ध्वनि तरंगे किस में नहीं चल सकती? तो इसका सही आंसर होगा निर्वात, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। अगर आपको एग्जाम में इस्पात ना दे के ठोस दे दिया जाए तो आपको याद रखना है ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। इस्पात भी ठोस होता है, इसलिए इसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है डेसिबल। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अवसर्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और डॉपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि से। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे होता है? तो आपको याद रखना है डॉपलर प्रभाव का संबंध है ध्वनि से। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, जबकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता। द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, लेकिन ठोस में यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी संचरण कर सकती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है ठोस में ध्वनि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों के रूप में संचरण कर सकती है, लेकिन द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में यह केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। साथ ही आपको याद रखना है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। केल्विन मान में मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 310 केल्विन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देख लेते हैं। मानव शरीर का तापक्रम सेल्सियस स्केल में होता है 37 डिग्री, जबकि फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री। यहाँ से आपको याद रखना है 40 डिग्री तापक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम कहाँ पर समान होता है? तो आपको याद रखना है 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ट्यूबेक्टोमी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आपको याद रखना है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है बेसेक्टोमी। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे देखो ये चारों ऑप्शन गलत आ चुके हैं। इसका सही आंसर होगा क्षय रोग। तो आपको याद रखना है श्वेत प्लेग बोलते हैं क्षय रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा अनंत, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, अगर दो समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो इसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत। दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल दर्पण की तरह प्रयोग होता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आपको याद रखना है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों की ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो इसका सही आंसर होगा ज्योति फ्लक्स का, यानी ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आपको याद रखना है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से होता है। तो इसका सही आंसर होगा से अधिक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। दाब का मात्रक होता है पास्कल। वायुदाब मापी की रीडिंग में अगर अचानक गिरावट आती है तो ये तूफान का सूचक होता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पर वायुदाब घट जाता है, इसी वजह से गुब्बारा फट जाता है। यदि वायु का तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है, और यदि तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बाल्टी में पानी का तल डैश रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा समान रहेगा। तो आपको याद रखना है, अगर किसी बाल्टी में पानी पर बर्फ तैर रही है, अगर बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो पानी के तल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पानी का तल समान रहेगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाएगा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बर्फ पानी में तो तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो आपको याद रखना है, बर्फ पानी से तो हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाती है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। भू स्तर उपग्रह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 24 घंटे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आपको याद रखना है, भू स्तर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर होती है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो आपको याद रखना है, पृथ्वी की तुलना में होता है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा घट जाता है। तो आपको याद रखना है, साबुन को जल में घोला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। अब यहाँ से आपको याद रखना है, बरसात की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पायरोमीटर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिक के संलयन द्वारा होता है। ताप का असाई मात्रक होता है केल्विन। साथ ही आपको याद रखना है, फेदोमीटर काम आता है समुद्र की गहराई मापने में। गैल्वेनोमीटर काम आता है अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने में। मैनोमीटर काम आता है गैस का घनत्व मापने में। फोटोमीटर काम आता है प्रकाश दीप्ति का मापन करने में। पायरोमीटर काम आता है अत्यंत उच्च तापन का मापन करने में। रेडियोमीटर काम आता है विकिरण द्वारा विकृत ऊर्जा का मापन करने में। ओडोमीटर काम आता है कार द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने में। अल्टीमीटर काम आता है ऊंचाई को मापने में। एमीटर काम आता है विद्युत धारा का मापन करने में। अनेमोमीटर काम आता है वायु वेग का मापन करने में। तो ये आपको सब याद रखना है, एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो
तो इसका सही आंसर होगा मंदक, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिक के विखंडन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही यहाँ से आपको याद रखना है ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने दूरबीन का आविष्कार किया था? तो इसका सही आंसर होगा गैलीलियो, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से आपको और उपकरण और उनके आविष्कारक याद रखने हैं। जैसे टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बेड ने, थर्मस प्लास का आविष्कार किया है डीवार ने, डायनामाइट का आविष्कार किया है अल्फ्रेड नोबेल ने, रडार का आविष्कार किया है रॉबर्ट वाटसन वाट ने, वायुयान का आविष्कारक है राइट ब्रदर्स, फाउंटेन पेन का आविष्कारक है लेविस वाटरमैन, ऑटोमोबाइल का आविष्कारक है कार्ल ब्रेंज, टेलीफोन का आविष्कारक है ग्राहम बेल, माइक्रोफोन का आविष्कारक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। साथ ही आपको याद रखना है लीवर का सिद्धांत है आर्किमिडीज ने। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा मीथेन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किस जीव के पास श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? तो इसका आंसर होगा स्टारफिश, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है स्टारफिश ऐसा जीव है जिसके पास श्वसन अंग होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉपर सल्फेट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कृषि विज्ञान, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मनुष्य के शरीर में केशरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होगी 33, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन जो कि एक प्रतिजीवी के रूप में प्रयोग की जाती है देश से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा कवक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होती है। वह कोशिका अंग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया वह कोशिका है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। केकड़े में कितने पैर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 10, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम व लयनकाई, यानी इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। तो यहाँ से आपको याद रखना है लाइसोसोम और लयनकाई को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा डीएनए, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निया, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेत्रपटल। तो आपको याद रखना है कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता। मनुष्य के आंखों का रंग कौन निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर होगा आइरिस, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितारिका। तो आपको याद रखना है मनुष्य के आंखों का रंग निर्धारण करता है परितारिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन के, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्षय रोग, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेशम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है रेशम सबसे मजबूत रेशा होता है। नेक्स्ट है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तक, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों को कोशिका का शक्तिग्रह कहा जाता है। किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रंतोदी होती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो आपको याद रखना है विटामिन ए की कमी से रंतोदी रोग होता है जो कि आंखों से संबंधित होता है। विटामिन की कमी से होने वाले और भी रोग देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है वर्दी रुकना, रंतोदी और जिरप्थेलमिया। विटामिन बी की कमी से होता है वर्दी रुकना, तंत्रिका विकास व बेरी रोग। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो आपको याद रखना है विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग जिसे बोलते हैं रिकेटस, कमजोर दांत हो जाते हैं और दांतों का सड़ना भी होता है विटामिन डी से। विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के की कमी से होता है रुधिर का स्त्राव होना, ऐंठन व हीमोफीलिया। तो आपको याद रखना है हीमोफीलिया रोग भी होता है विटामिन के की कमी से। उभयचरों जिसको बोलते हैं जल थलचर के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा उभयसर्प विज्ञान, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोलैक्टिन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसका सही आंसर होगा सोयाबीन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से आपको याद रखना है सोयाबीन में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। वात परागण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनेमोफिली पोलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा वायु द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन की कमी, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्म से पहले बच्चे के लिंग का निर्धारण किससे किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा माँ का भ्रूण, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्म से पहले बच्चे के लिंग का निर्धारण माँ के भ्रूण से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था, तो इसका सही आंसर होगा वाटसन और क्रिक, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव वक्रक विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा कैडमियम, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है मानव वक्रक विकार कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है, तो इसका सही आंसर होगा आँख, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है ये आँख से संबंधित है। नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 48 घंटे के भीतर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल आपको याद रखनी है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट गुएरिन। यह टीका इसलिए दिया जाता है ताकि यक्ष्मा टीबी जैसी बीमारी को रोका जा सके। बीसीजी के टीके का चिकित्सक रूप में उपयोग पहली बार 1921 में किया गया था। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई तंत्रिका का विभाजन नहीं होता, तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरस में क्या पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों वायरस में पाए जाते हैं। कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्लोएम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है जो फ्लोएम ऊतक होता है भोजन को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है, जबकि जाइलम ऊतक पानी को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। जाइलम में आपके पास साउंड आ रही है जे की, और जल में भी आपके पास साउंड आती है जे की। तो ऐसे आप याद रख सकते हो जो जाइलम ऊतक होता है वो जल को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डेस में संग्रहित होता है, तो इसका सही आंसर होगा नाभिक, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के नाभिक में संग्रहित होता है। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसे न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। डीएनए की खोज की है जेम्स वाटसन ने और फ्रांसिस क्रिक ने, और इसकी खोज की गई थी 1953 में, और इसकी खोज के लिए 1962 में दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय,
यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के देश में परिवर्तित करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पाचन तंत्र, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है, बेरिएट्रिक सर्जरी में किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तित किया जाता है। बेरिएट्रिक सर्जरी इसलिए की जाती है क्योंकि इसमें मोटापे को कम किया जाता है, इसमें आदमी के वजन को घटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एटोनॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा हिस्टोलॉजी, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर की सैनिक कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा WBC, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। WBC को बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। सफेद रक्त कोशिका रक्त में मौजूद होती है और इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। सफेद रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 5 प्रकार की होती है और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अब ये 5 कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। यह कोशिकाएं लगातार बनती है व नष्ट होती है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का बनने नहीं देती। अगर सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाए तो इसको कहते हैं ल्यूकेमिया या इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। स्वचालित फ्यूज बनाने में प्रयोग किया जाने वाला रोज मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मिथ, लेड व टिन, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, जो रोज मेटल होता है बिस्मिथ, लेड व टिन का मिश्र धातु होता है। अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट द्वारा पता लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा BMD टेस्ट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा का पता BMD टेस्ट द्वारा लगाया जाता है। अब यहाँ पे बात हुई है ECG। अब ECG टेस्ट किया जाता है हृदय के लिए और ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक यहाँ पे बात हुई है EEG टेस्ट और EEG टेस्ट होता है मस्तिष्क से संबंधित और इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन H। तो आपको याद रखना है, बायोटिन विटामिन H का रासायनिक नाम है। अब कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोक्लिविन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोवालमिन। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन K का रासायनिक नाम है नेप्टोक्विनोन। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम परमैंगनेट और इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। तो आपको याद रखना है, लाल दवा का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आपको एग्जाम में पोटेशियम परमैंगनेट ना देके अगर इसका ये फॉर्मूला दे दे तो आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। नेक्स्ट है, प्याज में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैरोटीन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B3, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 0.24, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट है, किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा CH4, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और CH4 को बोलते हैं मीथेन। तो आपको याद रखना है, मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। संसार की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। किसकी सहायता से रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन व कैल्शियम, यानी उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन व कैल्शियम के कारण ही प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है।
किसी गंभीर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा जब आपातकालीन उपचार के सफल होने की सर्वाधिक संभावना होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोल्डन आवर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पेलियोबायोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कुछ और भी डिटेल देख लेते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। किसी इंसान की पूरी ऊंचाई का प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऊंचाई का आधा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वायु शक्ति जिसको बोलते हैं विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है वायु शक्ति की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, निम्न ईंधनों में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जल गैस किसका संयोजन होता है? तो इसका सही आंसर होगा CO और H2, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्टेन संख्या, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ओब्लोगेटा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उडो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा एड्रीनेलिन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है लड़ो और उडो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है, सिरका निम्न में से किसका घोल होता है? तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल का। तो आपको याद रखना है सिरका एसिटिक अम्ल का घोल होता है। वोट करने पर प्रयोग में लाई जाने वाली स्याही किस रसायन का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड, जिसको बोलते हैं AgI, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोपेन ब्यूटेन इथाइल मरकप्टेन, यानी उपरोक्त तीनों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको याद रखना है इंडियन गैस प्रोपेन ब्यूटेन और इथाइल मरकप्टेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, सिगरेट में धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन साइनाइड व बेंजीन सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पेलिनोलॉजी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भूकंप के अध्ययन को बोलते हैं सीस्मोलॉजी। शरीर व उसकी संरचना के अध्ययन को बोलते हैं एनाटॉमी, और प्रकाशिकी के अध्ययन को बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट है, हीरा किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन का, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। HIV वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा एड्स, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन की डिटेल देखते हैं। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, और इसी के कारण होता है एड्स। अब एड्स की फुल फॉर्म देखते हैं, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। साथ ही आपको याद रखना है विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है 1 दिसंबर को, और इसको बनाया जा रहा है 1988 से, जिसका उद्देश्य होता है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। साथ ही आपको याद रखना है एड्स के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है एलिसा टेस्ट। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट है,
ताजमहल का रंग सफ़ेद से पीला किस कारण से होता जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय वर्षा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको याद रखना है ताजमहल का रंग पीला हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। नेक्स्ट है दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा केसिन, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य का शरीर का रंग होता है मेलेनिन के कारण, और जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, और खून का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो यहाँ से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। नेक्स्ट है भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस रिसाव हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 159 लीटर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से आपको याद रखना है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कांस्य, जिसको ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, किसका मिश्र धातु होता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉपर और टिन, यानी उपरोक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ मिश्र धातु देख लेते हैं। सबसे पहले है पीतल, और ये बना होता है कॉपर और टिन का। जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, टिन और निकेल। कांसा में होता है कॉपर और टिन, और गन मेटल में होता है कॉपर, टिन और जिंक। टांका में होता है टिन और लेड। तो ये आपको सभी याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, कार्बन, भारी जल, ठंडा पानी व प्रोटॉन। इनमें से जो भी आंसर हो आपको कमेंट करके बताना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा राज्यों की स्थापना दिवस, और उसके बाद में होगा राज्यों के राज के पशु और पक्षी। अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होकर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप उसमें शेयर कीजिए, और जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।